तो स्टूडेंट ऐसा था कि जैसे कि ग्रेविटेशन चैप्टर शुरू कर दूंगा चल रहा था आप लोगों का, तो ग्रेविटेशन चैप्टर में अब तक जो मैंने पढ़ा दिया उसे मैं रिवाइज कर दूंगा आपके लिए। तो रिवाइज में सबसे पहले मैंने बताया था आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बताया था? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग हम बताते थे, ये बिंदु बंद कर दो, तो जैसे कि ऑब्जेक्ट आपका अर्थ के सरफेस पर होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट द सरफेस ऑफ अर्थ, जब ऑब्जेक्ट आपका अर्थ के सरफेस पर होता है, रख दीजिए वाटर रख दीजिए, तो जब आपका ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर होता है तो आपको पता होना चाहिए, पहले तो मैं पिछला जो अब तक जो टॉपिक हो चुके उसका थोड़ा सा रिवीजन कर दूंगा, रिवीजन से थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रिवीजन क्या था। तो ग्रेविटेशन सबसे पहले बताता हूँ मैं कि ग्रेविटेशन क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रेविटेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रेविटेशन। आज ये आपका डे कौन सा है बेटा, कौन सा दिन है आज? डे हो गया है ट्यूसडे। दिस इज योर फर्स्ट रिवीजन क्लास। तो ये क्या है? ये रिवीजन क्लास है, पार्ट हो रहा है इसका, मतलब जो भी अब तक करा दिया है उसका रिवीजन करेंगे, फिर रिवीजन के बाद कंटिन्यू कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बताया था? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो केपलर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो बताए थे वो आप उसमें से ही पढ़ लीजिए, पिछली वीडियो में जो दिया था मैंने। केपलर लॉ ऑफ वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से जो जो चीज़ें सिलेबस में है वो मैं वहाँ से ही से कंटिन्यू करूँगा। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन का जो ग्रेविटेशन का लॉ होता है वो तब काम करता है जब ऑब्जेक्ट आपका अर्थ के सरफेस पर होता है। किस पर होता है वो? अर्थ के, कि ये मान लीजिए अर्थ है, अर्थ के मास को हम मानते हैं me। क्या मानते हैं? मास ऑफ अर्थ होता है me, और यहाँ पर मान लीजिए उसका सेंटर हो गया, सेंटर से लेके अर्थ के सरफेस तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी आपकी re। तो re का मतलब होगा रेडियस ऑफ अर्थ, और me का मतलब हो गया मास ऑफ अर्थ। me क्या है? मास ऑफ अर्थ, और re क्या है बेटा? रेडियस ऑफ अर्थ। तो me मास ऑफ अर्थ हो गया, re रेडियस ऑफ अर्थ हो गया। तो इस तरीके से मैंने आपको रिवीजन चल रहा है ये। तो अब इस पर हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया जिसका मास है स्मॉल m। तो ये क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट। क्या है ये? ऑब्जेक्ट विच इज सिचुएटेड एट द सरफेस ऑफ अर्थ, जो कि अर्थ के सरफेस पर रखा है। तो ये ऑब्जेक्ट m मास का अर्थ के सरफेस पर रख दिया है, तो इसका मास क्या है? स्मॉल m है। तो ये क्या हो गया? स्मॉल m। तो स्मॉल m होगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये वो ऑब्जेक्ट है जो इसके ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? न्यूटन का ग्रेविटेशन का नियम अर्थ के सरफेस पर रखे हुए ऑब्जेक्ट के ही लिए नहीं है, ये उन सभी पार्टिकल्स के लिए है जो आपस में एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन या डी अट्रैक्शन रखते हैं। ठीक है? तो न्यूटन कहते हैं कि फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट और फोर्स बिटवीन टू मासेस, क्या कहते हैं? फोर्स बिटवीन टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो मतलब उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और फोर्स जो उनके बीच में लगा हुआ है और उनकी डिस्टेंस के इन्वर्स, उनकी बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये न्यूटन कहते हैं। तो क्या कहते हैं भाई न्यूटन? अभी से समझेंगे। देखो, एक आपके पास होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये क्या हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज़्यादा एडवांस एक फोर्स और होता है जिसको बोला जाता है अट्रैक्शन फोर्स। क्या बोला जाता है? ध्यान से समझेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ में सब आ जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और क्या बोलते हैं?
तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है कि अर्थ हो या कितने भी प्लेनेट क्यों ना हो, वो सब अपनी तरफ किसी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं कि नहीं खींचते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक चौक है ये, ठीक है, तो इसे मैं ऊपर से नीचे गिरूंगा तो ये नीचे गिरेगी, कभी भी आसमान में थोड़ी जाएगी, नहीं जाएगी ना। तो जैसे इसको नीचे रखेंगे तो नीचे आ गया। तो देखो अब जैसे मान लीजिए मैंने क्या काम किया, इस चौक को लिया और इसको मैं ऊपर से नीचे फेंकता हूँ, तो देखोगे तुम और नीचे आ गई। क्यों आ गई नीचे ये? क्योंकि इसको अर्थ की ग्रेविटी ने खींच लिया अपनी तरफ। क्या कर लिया? अर्थ की ग्रेविटी ने अपनी तरफ खींच लिया। तो अर्थ अपनी तरफ सभी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। क्या करती है? अर्थ अट्रैक्ट ईच ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट। तो अर्थ सभी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। तो इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? द अट्रैक्शन फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। तो वो अट्रैक्शन फोर्स जिससे ऑब्जेक्ट अपनी उसकी तरफ खींचा चला आता है, उसी को ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? ग्रेविटेशनल फोर्स उसको हम लोग बोलते हैं। तो इसी तरीके से दूसरी बात, अब आपको यहाँ पर जो न्यूटन कहते हैं, न्यूटन सिर्फ आपके ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए ही नहीं कहते, न्यूटन उन सभी पार्टिकल के लिए कहते हैं जिनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगा हुआ होता है। तो अब तुम समझ रहे होंगे, तुम्हें समझ में अब आप ये सोच रहे होंगे कि ग्रेविटेशन फोर्स के अलावा भी कौन से फोर्स हो सकते हैं? है क्वेश्चन है कि नहीं? देखो कि जैसे कि मैंने यहाँ पर ये लिखा मैंने इस बोर्ड पर लिखा मैंने हाउ। क्या लिख दिया? हाउ आर यू लिख दिया ना। ये क्वेश्चन लिखा मैंने इसमें। तो तुम देख रहे होंगे कि हाउ आर यू लिखा हुआ आपको विजिबल हो रहा है ना। तो अब इसके जो डस्ट के पार्टिकल थे, वो डस्ट के सभी पार्टिकल इसके चौक के ऊपर चिपक गए ना। क्यों चिपक गए हैं? क्योंकि यहाँ पर भी अट्रैक्शन फोर्स अप्लाइड हो गया। किस के बीच में? इस डस्ट के पार्टिकल और इस ब्लैक बोर्ड के सरफेस के बीच में भी एक अट्रैक्शन फोर्स लगा है। तो ये अट्रैक्शन फोर्स होता है अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल। और जब हम अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट। तो वो क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट। और जो यहाँ पर मैंने लिखा है, ये पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स होता है। क्या होता है? पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स होता है। तो जब भी आप चौक से किसी भी बोर्ड पर लिखोगे तो उस पर क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा ना, तभी तो लिखा हुआ दिखाई दे रहा आपको। फोर्स ना होता तो तुम्हें कैसे दिखाई देता? नहीं देता कोई दिखाई नहीं देता ना। तो इसीलिए ये भी एक फोर्स है। तो इस फोर्स को क्या बोला जाता है? अट्रैक्शन फोर्स। तो इसीलिए न्यूटन कहते हैं अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू मासेस और टू पार्टिकल। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू मासेस और टू पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो मतलब अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल और टू मासेस और अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। तो सभी एक ही बात है ना कि भाई अट्रैक्शन फोर्स या तो इन पार्टिकल के बीच में लगा हो, या फिर वो दो ऑब्जेक्ट के मासेस के बीच में लगा हो, या फिर वो अट्रैक्शन फोर्स तुम्हारा अर्थ के और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में लगा हो। तो ये सब अट्रैक्शन फोर्स होता है। क्या होता है? ये अट्रैक्शन फोर्स ही होता है। तो इसीलिए कहा जाता है अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू मासेस, टू पार्टिकल और अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। क्या कहा जाता है? अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन, या दो पार्टिकल के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन जो कि सरफेस और इसके बीच में लगा दिख ही रहा। हाउ आर यू ये दिखाया ना। तो ये जब सब चीज़ें दिख रही हैं आपको, तो भाई ये अर्थ के इसके चौक के पार्टिकल इस पर चिपके होंगे जब तो दिखेंगे, ऐसा थोड़ी ना दिख जाएंगे, नहीं होने का ना ऐसा। तो अर्थ जो चौक के जो पार्टिकल थे वो इस पर चिपक गए, तो यहाँ पर भी तो कोई फोर्स लगा है ना। तो ये अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सरफेस एंड पार्टिकल हुआ। तो मतलब यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स किस के बीच में हुआ? सरफेस के पार्टिकल और चौक के पार्टिकल के बीच में हुआ। तो यहाँ पर इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स, जो न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो सब में काम करता है। किस में काम करता है? पार्टिकल के बीच में लगने वाले फोर्स में भी काम करता है, और दो मासेस के बीच में लगने वाले फोर्स में भी काम करता है, और अर्थ के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स में भी काम करता है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो फोर्स होता है, जो मैंने बताया आपको कहाँ कहाँ लगता है,
तो वो फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है? उन पार्टिकल के या उनके मासेस के या अर्थ के और ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसे थोड़ा सूखने देंगे, सूखने के बाद बताएंगे, ठीक है। और तो बच्चों समझ में आ रहा है? आ रहा है? ठीक है, तो समझ में आ जाना चाहिए। तो अब तो जो फोर्स लगा था कहाँ कहाँ लगा था? वो दो पार्टिकल के बीच में लगा था और अर्थ के और मास के बीच में लगा था, और अर्थ के ऊपर जो ऑब्जेक्ट रखा था उसमें लगा था, और दूसरा आपके पार्टिकल्स के बीच में लगा था, और दो मासेस के बीच में भी लग सकता है, ठीक है ना। जैसे कि कैसा लग सकता है? दो मासेस के बीच में कैसा लगेगा कि तुमने देखा होगा कि क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट हो जाती है। धूल के कण, आप बहुत सारी चीज़ धूल की देखोगे तो धूल जो होती है चिपक जाती है ना किसी, बस जैसा मान लीजिए अभी मैंने ये चीज़ साफ़ करके रखी तो उस पर थोड़ी देर में क्या होगा, धूल जम गई ना। और जबकि धूल कोई ये नहीं है कि उसके ऊपर ही जमी होगी, धूल ऐसा नहीं होगा कि उसके ऊपर ही जमी, साइड में भी जम जाएगी, जमेगी कि ना, नहीं जमेगी। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा होता तो वो धूल के सभी पार्टिकल अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो गए होते। लेकिन हर ऑब्जेक्ट भी अपनी तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। इसके एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, दीवार पर लगी हुई धूल होती है ना, दीवार पर धूल लग गई, इस कमरे के गेट पर लगी हुई धूल, क्या है ये? अट्रैक्शन। किसके बीच में? धूल के और इस ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन कहीं पर भी हो सकता है, जितनी जगह मैंने बताया वहां सब पर अट्रैक्शन हो सकता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू masses and two object or two particles is directly proportional to their masses, directly proportional to their masses and inversely proportional to square of distance between them, इनवर्सली क्या होता है अभी समझा रहा हूं, ठीक है। इनवर्सली का मतलब होता है उल्टा, ठीक। तो वो लिखेंगे, तो जिसे नोट करना वो नोट कर ले, फिर इसके बाद लेक्चर आगे करूँ मैं कंटिन्यू। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में लिखना है, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू मासेस एंड टू ऑब्जेक्ट ऑफ और टू पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर masses and inversely proportional to square of distance between them, तो सभी स्टूडेंट नोट कर लेंगे, फिर उसके बाद इसे कंटिन्यू आगे करेंगे। अरे कैसी चाय लेकर आया है, हाँ ये तो बिल्कुल मामला वैसा हो रहा है इसका। तो बेटा समझ आ रहा है नहीं आ रहा है?
बस ठीक है, समझ आना चाहिए। तो लाइव सेशन कितने कितने स्टूडेंट ने अटेंड किया था हमारा? लाइव सेशन जो था मेरा वो कितने बच्चों ने अटेंड किया था? आपने किया था लाइव स्ट्रीम? तुमने नहीं करा? तो लाइव स्ट्रीम में तो वही बिल्कुल वही आती है फीलिंग, जैसे कि क्या बोलते क्लास में ही पढ़ रहे हो या कुछ और आती है? तो इस तरीके से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू मासेज एंड अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेज, एंड की बजाय यहाँ पर एक कॉमा लगा लो, कॉमा ज़्यादा बेटर रहेगा, एंड ना करके कॉमा लग लो। तो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू मासेज, टू ऑब्जेक्ट और टू पार्टिकल, कुछ भी हो, टू मासेज हो, टू ऑब्जेक्ट हो या टू पार्टिकल्स हो, उन सब के बीच में अगर वो डायरेक्ट अट्रैक्शन फोर्स लगा है तो वो अट्रैक्शन फोर्स उन दोनों, अगर वो अट्रैक्शन फोर्स दो मासेज के बीच में लगा है तो मासेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर वो टू पार्टिकल के बीच में लगा है तो पार्टिकल के मासेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर वो आपका अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में लगा है तो अर्थ के मास और ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और उनके बीच की डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो कैसा होगा वो? जैसे कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी इस पर हम डिस्कशन कर ही रहे हैं तो एक्सप्लेन ठीक से कर देंगे। भी नहीं रहा है तो उससे बिल्कुल भी नहीं मिटने का, नया बोर्ड है ना अभी। ठीक है, तो अब देखो, अगर मान लीजिए ये दो मासेस हुए, ये दो मासेस हुए, इनका मास हुआ, एक का m1 दूसरे का मास हुआ m2, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी हो गई? r1 हो गई। या डिस्टेंस r1 ना मान कर r ही मान लूँ मैं, ठीक है। अगर यहाँ पर ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर ऑब्जेक्ट है तो अर्थ की मास हमने m ही मान ही लिया, रेडियस r ही, और मास किसका? ऑब्जेक्ट का हमने माना है m। तो जब दो ऑब्जेक्ट डिफरेंट मासेस के होते हैं तो m1 और m2 मास के दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके बीच में r डिस्टेंस है, और अब इनके बीच में कितना अट्रैक्शन फोर्स लगा होगा, अब ये हमें कैलकुलेट करना। तो न्यूटन के नियम के अनुसार F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, तो दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। तो m1 मल्टीप्लाई m2, प्रोडक्ट कर दो, मल्टीप्लाई तो करना, m1 m2 इक्वेशन होगी फर्स्ट। ठीक, क्लियर। पहले नियम के मतलब न्यूटन कहता है कि फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस क्या है? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो मासेस क्या है? m1 m2 है ना। तो ये पहला ऑब्जेक्ट हो गया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, इनके बीच में डिस्टेंस हमने मान ली r है। तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगा होगा तो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना दोनों मासेस को। तो F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो प्रोडक्ट किसका करेंगे? m1 m2 का ही तो करेंगे, F प्रोपोर्शनल m1 m2। अब जो F प्रोपोर्शनल होता है वो इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सेकंड में ऐसे ही तो बताया कि फोर्स इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो उनके दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो स्क्वायर कितना होगा? 1/r स्क्वायर होगा डिस्टेंस का। डिस्टेंस का स्क्वायर तो 1/r स्क्वायर ही होगा ना। तो मतलब r का स्क्वायर कितना होगा? r स्क्वायर। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल करना है तो इनवर्स मैंने 1/r स्क्वायर कर दिया। तो F प्रोपोर्शनल टू 1/r
आर स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड, ठीक, दोनों की दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया जाए, दोनों की दोनों इक्वेशन को जोड़ा जाएगा। तो जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एफ प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो मिलेगा, एफ प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अब जब ये लिख देंगे हम, तो क्योंकि प्रोपोर्शनल आया हुआ है तो प्रोपोर्शनल को हटाना तो पड़ेगा ना, किसी न किसी तरह कांस्टेंट लिख के, कोई कांस्टेंट वैल्यू रख के इस प्रोपोर्शनल को हटाना भी तो पड़ता है, नहीं पड़ता? तो इस प्रोपोर्शनल को फिजिक्स में जरूर हटाना पड़ेगा हमें। तो इसके हटाने के बाद हम कैपिटल जी का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? कैपिटल जी का। तो यहाँ लिख दूंगा मैं, तो F इक्वल टू क्या होगा, अब कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर हो गया। तो कैपिटल जी क्या है यहाँ पर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, कितनी होती है, जल्दी बताओ, बताओ बताओ जल्दी, कितनी होती है? बुक में से ही देख के ही बता दो, कुछ तो बताओ, ये भूल गए सब। वीडियो, पहले वीडियो में बताया तो है ग्रेविटेशनल फोर्स की, कैपिटल जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू 6.7 10 की पावर -11। कैपिटल जी की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -11। तो कैपिटल जी की वैल्यू रख दो 6.7 10 की पावर -11। तो ये कैपिटल जी की वैल्यू होती है, ठीक, हमेशा यही रहेगी, 6.7 इंटू 10 की पावर -11, यही सेम चलती रहेगी। तो कैपिटल जी की वैल्यू 6.7 10 की पावर -11 कई बार पूछा जाता है, तो इसको नोट करेंगे। तो इस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर हो गया। किसके लिए हो गया, 2 मासेस के लिए। किसके लिए हुआ बेटा, 2 मासेस के लिए। तो 2 मासेस के लिए m1 m2 अपॉन F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होगा। अब इसके बाद यहां तक क्लियर होगी बात सबको? हाँ बेटा, समझ में आ गया? शेफाना आपका नाम, तो समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो और अगर मान लीजिए नहीं भी समझ में आना ना, तो फिर जा करके ये वीडियो पीछे, क्योंकि तुम पीछे बाद में आए थे, तो इसे स्टार्ट से भी देख सकते हो आप, इसलिए ये सुविधा आपको दे रहा हूँ मैं, जिससे कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को समझने में ना हो, और कोई ये ना कहे कि मैं उसमें नहीं था और किसी के पास वीडियो लेक्चर हमारा पहुँचा नहीं। ठीक है, ये तरीका ठीक है, नहीं ये तरीका? अब इसके बाद यहाँ तक तो क्लियर होगी बात कि F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ तक तो क्लियर है ना? लेकिन अगर यहाँ पर m1 की बजाय अर्थ खुद ही हो, m1 की बजाय अर्थ खुद ही हो और उसके ऊपर ऑब्जेक्ट m मास का रख दिया जाए, तो तब फोर्स कितना होगा, कैपिटल जी m अपॉन आर ई स्क्वायर होगा। फिर कितना होगा, F इक्वल टू कैपिटल जी m अपॉन आर ई स्क्वायर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आर स्क्वायर की बजाय हम रेडियस ऑफ अर्थ को रखेंगे। किसको रखेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ को रखेंगे। ऊपर m मास का ऑब्जेक्ट हो गया, इनके बीच का डिस्टेंस जो होता है वो सेंटर से लिया जाएगा, मतलब अर्थ के सेंटर से लिया जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है अर्थ अपने सेंटर से लगाती है, तो इसी वजह से सेंटर से ही उसकी डिस्टेंस को काउंट करते हैं हम लोग। तो इसलिए मास जब ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स F की वैल्यू कैपिटल जी m अपॉन आर ई स्क्वायर होती है। क्या होती है, कैपिटल जी m अपॉन आर ई स्क्वायर। कब होती है ये, कैपिटल F इक्वल टू कैपिटल जी m अपॉन आर ई का स्क्वायर होता है। आप ये सोच रहे होंगे कि आर ई का स्क्वायर क्यों होता है। आर ई का स्क्वायर इसलिए होता है क्योंकि अर्थ अपने सेंटर से लगाती है फोर्स को। कहाँ से लगाती है, अपने सेंटर से ग्रेविटेशनल फोर्स को लगाती है। तो इसीलिए अर्थ का जो डिस्टेंस काउंट करते हैं जब ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर होता है, तो उसके रेडियस के बराबर काउंट करते हैं। किसके बराबर काउंट करते हैं, रेडियस के बराबर। तो इसलिए अर्थ के सेंटर की और
ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो आर ई के बराबर हो जाएगी, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर वो होगी। तो इसलिए एफ इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर हम रख देंगे। ठीक, तो आपके एनसीईआरटी की बुक में आपको एम ई की वैल्यू भी दी हुई है, आर ई की वैल्यू भी दी हुई है, रेडियस ऑफ अर्थ भी दिया है और मास ऑफ अर्थ भी दिया हुआ है। बुक दिखा दो, मैं बता दूंगा कहाँ दिया हुआ है। तो पेज नंबर, तो बेटा पेज नंबर, अर्थ का मास दिया है आपको 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। तो नोट कर लीजिए, जिसे जल्दी फटाफट नोट करना, कुछ नोट करना हो, ये तो नोट करना होगा ना, कर लिया नोट? तो मिटा देते हैं इसको। तो यहां पर थोड़ा सा ही लिख दूंगा बस। जब ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर होता है तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो कैपिटल जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर के बराबर होता है। तो कैपिटल जी की वैल्यू तुम्हें मैंने बता दी 6.7 10 की पावर माइनस के 11। यूनिट क्या है भाई इसकी? यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये कैपिटल जी की यूनिट होती है, कैपिटल जी की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की अगर कोई यूनिट आपसे पूछेगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर आपको लिखनी पड़ेगी। तो इसलिए नोट कर लेंगे यूनिट ऑफ कैपिटल जी। तो क्या नोट कर लेंगे? यूनिट ऑफ कैपिटल जी इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्या नोट कर लेंगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये यूनिट होती है कैपिटल जी की। अब इसके बाद मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ एम ई होता है आपका 6 इंटू 10 की पावर 24, 6 इंटू 10 की पावर 24 kg, 6 इंटू 10 की पावर 24 kg मास ऑफ अर्थ, 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। क्या है ये? मास ऑफ अर्थ है। तो अर्थ का जो मास होता है 6 इंटू 10 की पावर 24 kg, 10 की पावर 24 है। हाँ, 10 की पावर 24 मतलब 10 के आगे 24 जीरो लगेंगे। ठीक है, इतने केजी आ जाएगा वो। क्विंटलों में आ गया तो पता नहीं कितने टन में आएगा, नहीं आएगा? इसमें तो कई हज़ार टन हो गए नहीं हुए, पता नहीं कितने हज़ार टन। मतलब 10 की पावर 24, तो 10 के आगे 24 जीरो लगानी तो मैं अरब खरब में मामला बन रहा नहीं बन रहा, काउंटिंग करते करते भी टाइम लगेगा। उसके बाद होता है आपके रेडियस ऑफ अर्थ। क्या होता है? रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ से मिटा दूंगा मैं थोड़ा सा, इधर से थोड़ा सा, ठीक है ना, तो जिससे कुछ समझ में आ जाए आपको। हाँ बेटा, शार का समझ आ रहा है? ठीक है बेटा। कितने दिन बाद स्कूल आए हो आज? 8 मंथ बाद, 8 महीने हो गए ना। चलो ठीक है, तो वेलकम टू स्कूल। तो अब यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ होती है। क्या होती है बेटा? रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ होता है आपका 6.4 10 की पावर 6 मीटर। कितना होता है? 6.4 10 की पावर 6 मीटर के बराबर होता है। तो ये तो इसकी यूनिट तो किलोग्राम हो जाएगी, क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है तो इसकी यूनिट मीटर ही रहेगी। अब इसके बाद स्मॉल जी होता है, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? सॉरी, गलती हो गई। कैपिटल जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्मॉल जी होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को क्या लिखते हैं हम? स्मॉल जी लिखते हैं। स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होती है। तो स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है? 6.4 10 की पावर 6 मीटर। इसी तरह स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ कितना होता है? 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। और कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.7 10 की पावर माइनस के 11 न्यूटन मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये कैपिटल जी की यूनिट होती है और ये इसकी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सभी एक्सीलरेशन जो होते हैं उसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होती है।
उसके लिए ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कोई स्पेशल नहीं है, एक्सीलरेशन की जो यूनिट होगी वही ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की यूनिट होगी। ठीक है बेटा। अब इसके बाद मैंने अगला पोर्शन आपको पढ़ाया था रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। क्या पढ़ाया था? रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में करा दूंगा फटाफट से। किसमें करा दूंगा? शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल 4G, बिल्कुल 4G। कैसा करा देंगे? 4G। तो देखो, तो रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी कैपिटल जी, वो फिर मैंने ये कराया था रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि स्मॉल जी यहाँ पर ग्रेविटेशनल क्या है? एक्सीलरेशन है, और कैपिटल जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो स्मॉल जी क्या है बेटा? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। इसी तरीके से कैपिटल जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वैल्यू आपको पता ही होगी, कितनी थी कैपिटल जी की? 6.10⁻⁻11, और स्मॉल जी की कितनी थी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, समझ आ रहा है। तो F इक्वल टू हमने जैसे पढ़ा था, F इक्वल टू जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर रखा हो, किस पर रखा हो? अर्थ के सरफेस पर रखा है, तो अर्थ का सेंटर, उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा वो वैल्यू कितनी होगी? F इक्वल टू कैपिटल G MEM/RE स्क्वायर के बराबर होगी कि नहीं होगी? देखो, आपको पहले फॉर्मूला मैंने बताया था, F इक्वल टू होता है कैपिटल G M1 M2/R स्क्वायर। ये तब लगता है जब ऑब्जेक्ट R डिस्टेंस पर होते हैं और ऑब्जेक्ट के मासेस M1 और M2 होते हैं। लेकिन अब क्या है कि ऑब्जेक्ट आपका अर्थ के सरफेस पर रखा है। किस पर रखा है? अर्थ के सरफेस पर। यहाँ होगा उसका सेंटर, तो ME क्या हो जाएगा? इसका अर्थ का मास हो जाएगा। RE क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगी अर्थ की। ठीक है, क्योंकि तुम्हें बताया था मैंने कि अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है अर्थ का सेंटर लगाता है। क्या लगाता है? अर्थ का सेंटर लगाता है। तो इसी वजह से अर्थ के सेंटर से इस मास की जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस होगी। क्या होगी? रेडियस होगी। तो इसलिए R स्क्वायर की जगह पर हम रेडियस का स्क्वायर कर देंगे। R स्क्वायर की जगह क्या कर देंगे? रेडियस का स्क्वायर कर देंगे। ME M1 की जगह क्या हो गया आपका? देखो, M1 की जगह क्या हो गया? ME